ओके, वेलकम। तो आज की क्लास है हमारी टपल्स, ट्यूपल्स, जैसे भी आप कहना चाहो इनके बारे में। ये भी एक पाइथन के ही डेटा स्ट्रक्चर है, पाइथन के सीक्वेंसेस में ही एक डेटा स्ट्रक्चर है। सीक्वेंसेस में हम लोगों ने 2-3 टाइप के डेटा स्ट्रक्चर देखे हैं, जो कि हैं हमने स्ट्रिंग देखा है, हमने डिक्शनरी देख लिया है। ओके, सॉरी, डिक्शनरी सीक्वेंस में नहीं आएगा, हम लोगों ने लिस्ट देखा है और आज हम लोग देख रहे हैं ट्यूपल। तो आज की क्लास है, आज हम लोग बेसिकली बात करेंगे ट्यूपल्स के बारे में और उसके बाद या टपल्स के बारे में, और उसके बाद कुछ चीज़ें जो हमारी पाइथन की क्लास में रह गई थी, जैसे कि वाइट स्पेस कैरेक्टरिस्टिक में क्या होते हैं, या फिर एंड और नॉट क्या होता है, रेंज फंक्शन और स्कोपिंग। हाँ, तो ये चीज़ें रह गई थी, आज हम वो सब चीज़ें डिस्कस करेंगे। तो पहले टपल के ऊपर बात करते हैं। तो मैं टपल कहता हूँ, कुछ लोग ट्यूपल कहते हैं। बोलने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आपको पता होना चाहिए उनका काम क्या होता है। तो ट्यूपल भी एक तरह से सीक्वेंस ही है। तो सीक्वेंसेस में हमने बहुत सारी चीज़ें देख रखी हैं। सबसे कॉमन कॉन्सेप्ट जो होता है कि वो एक के बाद एक के बाद, मतलब कि एक के बाद एक के बाद एक चीज़ें आती रहती हैं। तो जैसे स्ट्रिंग में हमने देखा था एक के बाद एक कैरेक्टर्स होते हैं, लिस्ट में एक के बाद एक पाइथन ऑब्जेक्ट्स होते हैं। ऐसे ही ट्यूपल में भी एक के बाद ऑब्जेक्ट्स होते हैं, बट अंतर क्या होता है? ट्यूपल्स या टपल्स का मेन यूज़ जो होता है कि मतलब कि पहले होता क्या है ये देख लेते हैं। तो ये बेसिकली होता है कॉमा सेपरेटेड लिस्ट ऑफ वैल्यूज़। इसको मैं लिख देता हूँ, क्या होता है? कॉमा सेपरेटेड लिस्ट ऑफ वैल्यूज़, ये होते हैं आपके टपल्स। अ, लिस्ट हम लोग कैसे बनाते हैं? जैसे मुझे अपनी माई लिस्ट बनानी होती थी, तो मैं बनाता था माई लिस्ट इक्वल टू स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर ए, बी, सी, डी, ई। यहाँ पर ये सब मेरे वेरिएबल्स हैं, वैल्यूज़ नहीं है, ठीक है? तो ये लिस्ट हो जाती है। ऐसे ही मैं टपल भी बना सकता हूँ। मैं बनाता हूँ अपना माई टपल और ये हो जाएगा मेरे पास अ, ए, कॉमा बी, कॉमा सी, कॉमा डी, कॉमा ई। अब यहाँ पर मेन बात जो ध्यान देने वाली है, वो है कि यहाँ पर कुछ भी अ, मैंने मतलब कि कोई ब्रैकेट नहीं लगाया है। आप चाहो तो पैरेंथेसिस लगा सकते हो, बट कोई ज़रूरी नहीं है। मतलब कि आप इसी चीज़ को ऐसे भी लिख सकते हो, ए, कॉमा बी, कॉमा सी, कॉमा डी, कॉमा ई। ये दोनों हम देखेंगे कैसे लिख सकते हैं। मेन बात जो ध्यान पे देने वाली है कि ये भी कॉमा सेपरेटेड है, लिस्ट भी एक कॉमा सेपरेटेड लिस्ट ऑफ वैल्यूज़ है, टपल भी कॉमा सेपरेटेड लिस्ट ऑफ वैल्यूज़ है। तो इसमें अंतर क्या है? अंतर आता है आपका कि जो टपल होती है, ये होती है आपकी इम्यूटेबल, और ये जो लिस्ट होती है, ये होती है आपकी म्यूटेबल। ओके, तो म्यूटेबल और इम्यूटेबल का कॉन्सेप्ट हमने स्ट्रिंग और लिस्ट में देखा था कि अगर मैंने एक बार स्ट्रिंग बना दी, तो मैं उसको चेंज नहीं कर सकता हूँ। मैं नई स्ट्रिंग बना सकता हूँ अगर उसमें मुझे कुछ चेंज करना है। तो लिस्ट में अगर मैंने एक बार लिस्ट बना ली है, तो लिस्ट में मैं उसकी वैल्यू को चेंज कर सकता था। बीच की किसी भी वैल्यू को मैं चेंज कर सकता था और जो मेरी लिस्ट का एड्रेस था वो सेम था। टपल इम्यूटेबल है लिस्ट की तरह। एक बार मैंने टपल बना दिया तो फिर उसे चेंज नहीं कर सकते। इसका फ़ायदा कहाँ होता है? इसका फ़ायदा होता है मेरा एक बहुत कॉमन यूज़ होता है डिक्शनरीज़ में, ठीक है? एक बहुत कॉमन यूज़ होता है डिक्शनरीज़ में, तो वो हम देखेंगे कहाँ पर होता है। बट मतलब कि हाँ, डिक्शनरीज़ में यूज़ होता है, बट जनरली हम लोग इसका यूज़ करते हैं फंक्शन से वैल्यूज़ रिटर्न करने के लिए, मतलब रिटर्न वैल्यूज़ फ्रॉम फंक्शन। और और क्या यूज़ कर सकते हैं हम इसका? और हम जहाँ पर हमें कहीं पर एक मतलब कि कनेक्टेड ऑब्जेक्ट्स चाहिए होते हैं, जैसे लिस्ट क्या हो गया मेरा? लिस्ट मेरा हो गया सीरीज़ ऑफ ऑब्जेक्ट्स। ये कनेक्टेड हो, नहीं हो, कोई ज़रूरी नहीं है। बट टपल में जहाँ पर मेरे पास कनेक्टेड सीरीज़ ऑफ ऑब्जेक्ट्स होते हैं, जैसे कि अगर मैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में बात करता हूँ, तो मेरे पास हमेशा एक एक्स कोऑर्डिनेट और एक वाई कोऑर्डिनेट रहता है, या फिर एक्स कॉमा वाई कॉमा ज़ेड होता है। आप इसको लिस्ट में भी डाल सकते हो, बट लोग प्रेफ़र करते हैं टपल में डालना। कोई दिक्कत नहीं है, आपके ऊपर है कि आप कैसे काम करना चाहते हो। तो पहले हम लोग टपल बनाना सीखते हैं, कैसे बनाते हैं, और फिर उसके बाद हम उसके साथ सारे काम करते हैं। ओके, तो मैं यहाँ पर अपना इसे कनेक्ट कर लेता हूँ और एक कोड से ले लेता हूँ। तो पहली चीज़ है कि टपल बनाते हैं कैसे? तो टपल हमारा नॉर्मल लिस्ट की तरह ही बनता है, जैसे मैंने बताया। तो मैं अपने बनाता हूँ माई टपल और इसके अंदर मैं 5 वैल्यूज़ डाल देता हूँ, 10, 20, 30, 40, 50।
कंसिडरेशन के लिए कि मैंने ए बी सी डी ई क्यों नहीं डाला, क्योंकि मेरे पास ए बी सी डी अगर मैं डालता हूँ तो मेरे पास वेरिएबल होने चाहिए, वैल्यूज नहीं डाल सकता हूँ। वेरिएबल्स और वैल्यूज में अंतर है। मुझे अगर उसे वैल्यूज डालना होगा तो पहले मैं एक बार कर देता हूँ प्रिंट माई टपल। तो यहाँ पर देखो, हम लोगों ने 2-3 चीज़ें देखी हैं। स्ट्रिंग को हम पहचानते हैं सिंगल को डबल कोट से, लिस्ट को पहचानते हैं स्क्वायर ब्रैकेट से, डिक्शनरी को पहचानते हैं कर्ली ब्रेसेस से और टपल को पहचानते हैं पैरेंथेसिस से। तो यहाँ पर ये पैरेंथेसिस जहाँ पर लग जाएगा तो आप वो जान जाओगे टपल होता है। मैं इसका टाइप भी आपको दिखा देता हूँ कि टाइप ऑफ माई टपल मैंने चलाया तो यहाँ पर ये टपल आ गया। ठीक है। तो मैंने कहा था कि मैं उसे पैरेंथेसिस के साथ भी बना सकता हूँ। तो मैं दूसरा बनाता हूँ क्या कि माई टपल 2 इज इक्वल टू 10, 20, 30, 40, 50। ठीक है। और इसे प्रिंट करता हूँ तो मेरे पास वापस सेम चीज़ आ जाएगी, मतलब कोई एरर नहीं आई है, ट्यूब नहीं टपल होगा। ठीक है, सेम चीज़ आ गई मेरे पास, सेम वैल्यूज आ गई हैं। अच्छा, अभी अब दिक्कत क्या है कि मैंने आपको कॉमा सेपरेट बता दिया, बट अगर मान लो मुझे अपने टपल में एक ही वैल्यू डालनी हो तो मैं कैसे करूँगा? तो मैं एक वेरिएबल बनाता हूँ माई टपल 3। ठीक है। अब इसको अगर मैं सिंपल 10 डाल दिया तो ये तो वेरिएबल बन गया, ये टपल नहीं बना, इंटीजर टाइप का वेरिएबल बन गया है। इसे टपल बनाने के लिए मुझे, अगर मेरे पास सिंगल वैल्यू है तो मुझे एक आध में कॉमा ऐड करना पड़ता है। तो अगर मैं कॉमा ऐड करूंगा तो मेरा कोड चल जाएगा। और फिर से मैं इसको करता हूँ प्रिंट माई टपल, तो ये 10 कॉमास आ गए। तो टपल में अगर आपके पास वैल्यूज है तो ठीक है, अगर एक वैल्यूज है तो वो आखिरी में कॉमा इंक्लूडेड रहता है, और अगर आपको एक वैल्यू का टपल बनाना है तो आपको कॉमा इंक्लूड करना पड़ेगा। ओके। अब क्योंकि ये सीक्वेंस है तो इसके ऊपर आपका स्लाइसिंग ऑपरेटर काम करता है, जो हम लोगों ने स्ट्रिंग और उसमें देखा है। तो मैं वो भी दिखा देता हूँ। तो मेरे पास 5 है और इसमें आपकी स्क्वायर ब्रैकेट भी काम करता है। तो पहले मैं करता हूँ प्रिंट माई टपल 0। ठीक है। फिर मैं माइंड निगेटिव सीरीज भी काम करती है और स्लाइसिंग भी काम करती है। माई टपल मैं जाता हूँ 0 से लेकर 2 एलिमेंट तक। ठीक है। सॉरी, स्लाइसिंग के लिए स्क्वायर ब्रैकेट लगता है, मैं गलत कर रहा हूँ। 10, 50, 10, 20। तो लिस्ट में जब हम स्लाइसिंग करते हैं तो हमें लिस्ट मिलती है, स्ट्रिंग में जब हम स्लाइसिंग करते हैं हमें स्ट्रिंग मिलती है, टपल में हम स्लाइसिंग करते हैं तो हमें टपल मिलती है। और -1 से लास्ट एलिमेंट निकल आया और सब चीज़ें आ गई हैं। अब मैंने एक काम कहा था, बात कही थी इम्यूटेबल होते हैं टपल। इम्यूटेबल का मतलब क्या, मैं वैल्यू चेंज नहीं कर सकता। तो मेरे पास माई टपल 2 बना हुआ है, तो मैं इसको ये नहीं लिख सकता कि माई टपल 2 इज इक्वल टू, मैं यहाँ पर 100 डालूंगा तो ये मुझे एरर थ्रो कर देगा, क्योंकि आप टपल ऑब्जेक्ट डज नॉट सपोर्ट आइटम असाइनमेंट। अगर आप ध्यान करोगे तो यही एरर मेरी स्ट्रिंग में भी आई थी, जब मैं स्ट्रिंग की किसी वैल्यू को चेंज कर रहा था। तो मैं वो चीज़ नहीं कर सकता है। एक चीज़ मैं डिस्कस करना चाहता था जो शायद मेरी इस लिस्ट में भी रह गई थी। क्या था कि मुझे 2 टपल्स को कंपेयर करना है, कंपेयरिंग टपल्स। मुझे उनको 2 को कंपेयर करना है, तो मैं कैसे कंपेयर कर सकता हूँ? तो मैं अपनी 2 लिस्ट बनाता हूँ। तो माई टपल 1 इक्वल्स टू, ये मैंने ले लिया 10, 20, 30, और एक दूसरी बनाता हूँ मैं, माई टपल 2 इक्वल टू 10, 20, 40, 40, सॉरी 34। ठीक है, 34। ठीक है। तो मैं इनको कंपेयर कर सकता हूँ, मैं इनको ऐड भी कर सकता हूँ। माई टपल 1 प्लस पहले माई टपल 2, जो आपके, सॉरी, जो आपके लिस्ट में जैसे हम लोग का काम करते हैं ऑपरेटर्स, सीक्वेंसेस में जो ऑपरेटर्स काम करते हैं, प्लस ऑपरेटर आपका मतलब कि कंकैटिनेट कर देता है, और मल्टीप्लिकेशन ऑपरेटर आपका रेप्लिकेट कर देता है, मतलब मल्टीप्लाई कर देता है। तो हमारी सेम ट्रिपल 3 बार रेप्लिकेट हो गई है। हाँ, अब मैं क्या करना चाह रहा था, मैं इन दोनों को कंपेयर करना चाह रहा था। तो माई टपल 1 इज लेस देन माई टपल 2। ठीक है।
तो ये मुझे बता देता हूँ, मैं प्रिंट कर देता हूँ, तो ये मुझे बता देगा कि ये ट्रू है कि फॉल्स है। तो यहाँ पर इसने कहा कि ट्रू है, ओके। यहाँ पर इसने कहा कि ट्रू है, तो ये वर्क कैसे करता है? ये वर्क करता है हर एलिमेंट को चेक करता जाता है, ठीक है? अगर दोनों एलिमेंट सेम है, तब तो ये आगे मूव कर जाता है, नहीं तो उसी एलिमेंट के कंपैरिज़न पे कर देता है। तो पहले 10 तो ये हर एलिमेंट को कंपेयर करेगा, तो 10-10 सेम है, कहता है ठीक है, इसमें मैं कुछ नहीं बोल सकता। 20-20 सेम है, इसमें मैं कुछ नहीं बोल सकता। 30-34 सेम नहीं है, तो इसमें ये कह देगा कि हाँ ठीक है, 30-34 सेम नहीं है, तो पहला वाला मतलब फर्स्ट इज़ लेस देन सेकंड। ये 1 इज़ लेस देन फर्स्ट इज़ लेस देन सेकंड है। तो ये इस तरह काम करता है और इसको प्रूफ करने के लिए भी तरीका क्या है कि मैं सेम बनाता हूँ, ठीक है? और मैं इसको रख लेता हूँ 18, ठीक है? और यहाँ पर मेरे पास 34 है, इसको मैं 1 लाख कर देता हूँ। तो अब देखोगे कि इस बार ये ट्रू आ जाएगा, क्यों? इसने इस बार ये देखा कि 10-10 सेम है, 18 20 से कम है, तो ये वाला टपल इससे कम हो गया, मैटर नहीं करता, इसके आगे चेक ही नहीं करता है, कि क्या 30 1 लाख से कम है? वो चेक ही नहीं करेगा, जहाँ पर भी उसको पहला एलिमेंट मिल जाएगा, वही चीज़ वो कह देगा कि ये ट्रू है या फॉल्स है। सेम कॉन्सेप्ट लिस्ट में भी चेक करता है, आप लोग लिस्ट को कंपेयर करके देख लेना, सेम चीज़ चलती है। ओके। एक चीज़ और ट्राई कर लेते हैं, मैं 2 टपल बनाता हूँ, बट एक में मैं स्ट्रिंग डाल देता हूँ। स्ट्रिंग में मैं यहाँ पर आशु डाल देता हूँ, ठीक है? और फिर मैं करता हूँ। तो यहाँ पर अब एरर हो जाती है क्योंकि लेस देन मेरा ऑपरेटर है वो इंटीजर और स्ट्रिंग के बीच में नहीं चलता। देखो टाइप एरर है, मतलब डेटा टाइप का कुछ इश्यू हुआ है। तो आप तभी कंपेयर कर पाओगे जब आपके सारे एलिमेंट सेम डेटा टाइप के होंगे। अ, अब टपल का यूज़ हम लोग थोड़ा-सा देख लेते हैं। अभी तक हम लोगों ने उसकी वो देखी है। टपल का यूज़ कैसे होता है? टपल का यूज़ बेसिक जो काम होता है वो हम लोग का फंक्शन में रिटर्न वैल्यू करने के लिए होता है, कि जैसे मान लो मुझे 2 वैल्यू रिटर्न करनी है। 2 वैल्यू मैं कहाँ से रिटर्न कर सकता हूँ? मुझे सोचने दो। क्या होता है कि यहाँ जैसे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में क्या करना होता है, मेरे पास कोई वेक्टर है। तो इसका कोऑर्डिनेट हो गया x, y। इसकी वैल्यू इसकी वेक्टर की लेंथ क्या हो जाती है? इसकी वेक्टर की लेंथ हो जाती है अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है? और इसकी एक्स एक्सिस पर जो वैल्यू आती है कि एक्स एक्सिस पर ये कहाँ तक जाता है? ये आ जाता है, ये भी एच है, मान लो ये अब मेरा एच हो गया, ये हाइपोटेन्यूज हो जाता है एच कॉस थीटा, और ये हो जाता है एच साइन थीटा। तो मान लो कि मुझे एक्स और वाई कोऑर्डिनेट दिया गया है और मुझे एक फंक्शन लिखना है जो मुझे रिटर्न करे इसकी एक्स एक्सिस पर वैल्यू और वाई एक्सिस पर वैल्यू। ये काम मुझे करना है। तो यहाँ पर मुझे फंक्शन में 2 वैल्यू रिटर्न करनी होंगी। तो मैं 2 वैल्यूज़ कैसे रिटर्न करता हूँ, मैं पहले वो करता हूँ। ओके। तो मैं अपना एक फंक्शन लिखता हूँ कि डेफ गेट वैल्यूज़, ओके, और मैंने अपना एक्स और वाई कोऑर्डिनेट इसमें पास कर दिया है, इनपुट दे दिया है मेरा। अब मुझे पहला काम करना है एच निकालना है, तो एच मुझे कैसे निकालना है? एच मेरा निकल जाएगा मैथ डॉट एसक्यूआरटी और एक्स की पावर 2 प्लस वाई की पावर 2। मैथ डॉट एसक्यूआरटी हम क्या कर रहे हैं, ये हम लोग कल देखेंगे कि कैसे हम लोग मॉड्यूल्स को इंपोर्ट करते हैं, वो करते हैं, ठीक है? और मतलब अभी आप रट लो कि स्क्वायर रूट निकालने का ये तरीका होता है पाइथन में। और फिर मुझे निकालना है कि एक्स एक्सिस इक्वल टू ये हो जाएगा मेरा एच, और आप टैन थीटा भी निकाल सकते हो। मान लो कि मुझे यहाँ पर थीटा भी दिया हुआ है, ठीक है? और तो मैं ये कर दूंगा एच इंटू कॉस ऑफ थीटा। मेरे पास एक फंक्शन होता है और वाई एक्सिस हो जाएगा मेरा एच इंटू साइन ऑफ थीटा, ठीक है? अब मुझे 2 वैल्यूज रिटर्न करनी है, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। अब यहाँ पर एक बात आती है, पाइथन में अलग होती है कि बाकी लैंग्वेजेस जो होती हैं उसमें आप खाली एक वैल्यू को ही रिटर्न कर सकते हो, और पाइथन में आप मल्टीपल कर सकते हो। कैसे कर सकते हो आप? आपके पास देखो मैं 2-3 तरीका बताता हूँ। पहला है आप सिंपल एक टपल रिटर्न कर दो। वो कैसे कर दो? एक्स एक्सिस कॉमा वाई एक्सिस, ठीक है? तो देखो यहाँ कॉमा लग गया है, तो ये टपल रिटर्न हो जाएगी। आप चाहो तो इसको लिस्ट में कर दो। आप इसकी एक लिस्ट बना के कर दो, तो वो एक वैल्यू जाएगी। अब इसका अंतर क्या होता है कि जब आप इसको कैच करोगे, जैसे हम लोगों ने कहा ना कि जहाँ भी फंक्शन में लिखता हूँ इक्वल टू के राइट साइन में, तो लेफ्ट साइड में वैल्यू आ जाती है। अगर मैं लिस्ट पास कर देता हूँ, तो उसको मैं लूँगा रिजल्ट में।
कि रिजल्ट इक्वल टू गेट वैल्यूज, और यहाँ पर मैंने दे दिया है एक्स है मेरा 10, वाई है मेरा 10, थीटा हो गया मेरा 45। ठीक है, तो अब मेरे पास रिजल्ट में एक लिस्ट आ जाएगी। अब रिजल्ट के में 0 में मेरे पास एक्स एक्सिस की वैल्यू आ जाएगी, और रिजल्ट के 1 में मेरे पास वाई एक्सिस की वैल्यू आ जाएगी। बट अभी अगर मैं इसे टपल की तरह रिटर्न करता हूँ, अगर मैं टपल की तरह यहाँ पे लिख देता हूँ क्या चीज़ कि रिटर्न एक्स एक्सिस कॉमा वाई एक्सिस, तो मेरे पास टपल में आएगा। तो उसमें दो तरीके से लिखता हूँ। पहला मैं लिख सकता हूँ कि भाई अपना रिजल्ट इक्वल टू गेट वैल्यूज 10 कॉमा 10 कॉमा 45। फिर से मेरा क्योंकि सीक्वेंस की तरह है तो मैं 0 में मेरे पास एक्स एक्सिस आ जाएगा और 1 में मेरे पास वाई एक्सिस आ जाएगा, रिजल्ट के 0 और 1 में। दूसरा तरीका मैं कर सकता हूँ, मैं लिख सकता हूँ क्या कि एक्स वैल कॉमा वाई वैल इक्वल टू गेट वैल्यूज 10 कॉमा 10 कॉमा 45। इससे क्या होगा, क्योंकि मेरे पास टपल आ रहा है तो एक्स में डायरेक्ट मेरे पास एक्स वाली वैल्यू आ जाएगी, वाई में मेरे पास डायरेक्ट वाई वैल्यू वाला आ जाएगा, वाई एक्सिस वैल्यू। ओके, तो ये इससे मुझे मतलब कि हम लोग बहुत सारे फंक्शन में ऐसे यूज करेंगे कि मैं लिखूंगा यहाँ पर ए बी सी इक्वल टू सम फंक्शन। ठीक है, तो आपको कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि यहाँ मैं 3 वैल्यूज ले रहा हूँ, 3 वैल्यूज एक साथ कैसे असाइन हो रही है, क्योंकि अगर आप टपल रिटर्न कर रहे हो तो जिस ऑर्डर में वैल्यूज होंगी उसी ऑर्डर में वो वैल्यूज असाइन होती चली जाएंगी। अगर आपके पास कम वैल्यूज हैं तो एरर आ जाएगी, ज्यादा वैल्यूज हैं तो एरर आ जाएगी, वो हम लोग बीच में एरर देखेंगे। ठीक है, तो अभी के लिए टपल्स ये था। दूसरा एक टपल्स का यूज होता है जो कल डिक्शनरीज में हम लोगों ने नहीं देखा था, कि अपनी डिक्शनरी बनाता हूँ, वही अपनी कल वाली माई डिक्ट इक्वल्स टू बनाता हूँ क्या है, ब्रेकफास्ट मेरा एप्पल खाता हूँ, और लंच में मैं मैंगो खाता हूँ, मैंगो खाता हूँ, स्नैक्स में मैं क्या खाता था, बनाना खाता था, और डिनर में मैं ऑरेंज खाता हूँ। तो अब अगर मैं प्रिंट माई डिक्ट करता हूँ तो मेरे पास में डिक्शनरी प्रिंट हो जाती है, ब्रेकफास्ट लंच स्नैक्स और डिनर। कल हम लोगों ने देखा था कि अगर मैं करता हूँ प्रिंट ऑफ माई डिक्ट डॉट कीज, तो ये मुझे एक लिस्ट फॉर्मेट में मुझे सारी कीज दे देता है, सारी कीज मेरी आ जाती है, और इसीलिए जब हम इसको फॉर लूप में यूज करते हैं तो मुझे बार बार कीज आ जाती हैं। अगर मुझे दोनों आइटम्स चाहिए होते हैं तो डिक्शनरी का ही एक मेथड होता है माई डिक्ट डॉट आइटम्स। आइटम्स हम लोगों ने नहीं देखा था, तो आइटम्स क्या करता है, ये आपको एक लिस्ट ऑफ टपल देता है। मैं कैसे कह रहा हूँ लिस्ट ऑफ टपल, लिस्ट स्क्वायर ब्रैकेट टपल, इसको कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज हैं, इसके लेफ्ट में आपका की रहता है, राइट में वैल्यू रहता है, लेफ्ट में की रहता है, राइट में वैल्यू रहता है, लेफ्ट में की रहता है, राइट में वैल्यू रहता है, लेफ्ट में की रहता है, राइट में। तो इसको हम जैसे कल जब मैंने फॉर लूप यूज किया था तो मैंने क्या लिखा था, मैंने लिखा था फॉर की इन माई डिक्ट, और उसके बाद मैं कर रहा था प्रिंट की कॉमा कोलन कॉमा माई डिक्ट की। तो मेरा ऐसे प्रिंट हो रहा था, बट मैं दोनों वैल्यूज भी ले सकता हूँ। मैं कह सकता हूँ कि फॉर की कॉमा वैल्यू इन माई डिक्ट डॉट आइटम्स। अभी देखो माई डिक्ट डॉट आइटम्स मुझे टपल रिटर्न कर रहा है, और वो दोनों टपल में की और वैल्यू में, उसकी एक वैल्यू को मैं की में ले रहा हूँ, एक वैल्यू को मैं वैल्यू में ले रहा हूँ, एक मतलब की को मैं की वेरिएबल में ले रहा हूँ, उसकी वैल्यू को वैल्यू वेरिएबल में ले रहा हूँ। अब मैं कर सकता हूँ सिंपल प्रिंट की कॉमा वैल्यू, तो मुझे सेम चीज मिल जाएगी। जहां पर भी आपको डिक्शनरी से आपकी कीज और वैल्यूज दोनों निकालनी हो तो वहां पर आप माई डिक्ट डॉट आइटम चूज कर सकते हैं। खाली आपको की चाहिए तो वहां पर आप सिंपल माई डिक्ट यूज कर सकते हैं। तो टपल का एक यूज डिक्शनरी में ये होता है। दूसरा यूज क्या होता है कि डिक्शनरी में हमारे पास जो की होती है, तो की हमारे हमेशा हमेशा मेरे पास इम्यूटेबल होनी चाहिए।
इम्यूटेबल होनी चाहिए क्योंकि उसकी वजह से हम उसका हैश निकाल सकते हैं जो हम लोग एल्गोरिथम की क्लास में देखते हैं, बट इम्यूटेबल होनी चाहिए। तो लिस्ट और लिस्ट हमारी म्यूटेबल है। ओके, तो की में हम कोई लिस्ट नहीं रख सकते हैं, बाकी की में हम इंटीजर, फ्लोट, स्ट्रिंग और अभी हम लोगों ने पढ़ा है टपल। तो मेरे की में ये सब कुछ भी हो सकता है। अगर इंटीजर होता है तो वो हमारा लिस्ट बन जाता है, मतलब कॉन्सेप्ट वाइज, इम्प्लीमेंटेशन वाइज नहीं, कॉन्सेप्ट वाइज इंटीजर की से मैपिंग करते हैं तो लिस्ट में हमारा होता है, बट उसमें इंटीजर फिक्स होते हैं 0 से लेकर जहाँ तक आपका डेटा सेट है। डिक्शनरी में आपके इंटीजर कुछ भी कहीं से कोई वैल्यू हो सकती है। तो ये सब हमारे पास इम्यूटेबल होते हैं, इसलिए मैं इन सबको की में यूज़ कर सकता हूँ। मेरा जो की का डेटा टाइप होगा वो इनमें से कुछ भी हो सकता है, लिस्ट नहीं हो सकता। तो ये एक मेन यूज़ होता है इम्यूटेबिलिटी का डिक्शनरीज़ में। वैल्यू आपकी कुछ भी हो सकती है। वैल्यू कैन बी एनीथिंग, बट की आपकी वही डेटा टाइप्स हो सकते हैं जो कि इम्यूटेबल है, जिनकी वैल्यूज़ चेंज नहीं हो सकती एक बार बनने के बाद। तो ये था हमारा बेसिक टपल का इंट्रोडक्शन था। इंट्रोडक्शन किया टपल मतलब इतना ही है, बाकी जब आप यूज़ करेंगे, जैसे यूज़ करेंगे वैसे-वैसे वहाँ पर हम लोग काम करते चले जाएँगे। ओके। अब इसके बाद एक टॉपिक जो था इम्पोर्टेंट था वो था व्हाइट स्पेस कैरेक्टर्स। इन पाइथन या फिर किसी और लैंग्वेज में भी व्हाइट स्पेस कैरेक्टर्स ही होते हैं हर लैंग्वेज में। तो व्हाइट स्पेस कैरेक्टर्स क्या होते हैं? ये वो कैरेक्टर्स होते हैं जो आपको दिखते नहीं हैं, बट वो वहां पर होते हैं। एग्जाम्पल के लिए मैंने लिखा कोड, एक स्पेस और कवरेज। ठीक है, तो ये जो स्पेस है, हम लोग अपना स्पेस बार टाइप करते हैं ना, स्पेस बार से आता है ना ये स्पेस। तो ये स्पेस बार एक स्पेस है। अब ये यहाँ पर है लेकिन हमें कुछ कैरेक्टर दिख नहीं रहा है। वहाँ पर एक खाली सफ़ेद जगह है, ठीक है? हमें कुछ दिख नहीं रहा है, इसीलिए इसको कहते हैं व्हाइट स्पेस कैरेक्टर्स। तो व्हाइट स्पेस कैरेक्टर्स वो होते हैं जो हमें दिखते नहीं हैं, लेकिन वहाँ पर होते हैं। तो स्पेस हमने देख लिया, इस तरह के और भी कई सारे कैरेक्टर्स होते हैं। बेसिक जो सबसे कॉमन है वो हम डिस्कस करते हैं। एक होता है स्पेस, फिर एक होता है 4 स्पेस, इसको हम लोग कहते हैं टैब, और ये डिनोट करते हैं हम लोग स्लैश टी से। कैसे होता है वो अभी मैं दिखाता हूँ। फिर उसके बाद अ, मतलब कि 2 मेन जो यूज़ होते हैं वो ये होते हैं। उसके बाद जो मेन होते हैं वो होते हैं एक स्लैश एन, स्लैश आर, स्लैश आर, स्लैश। ये तीनों क्या होते हैं? ये तीनों बेसिकली होते हैं न्यू लाइन कैरेक्टर्स। मतलब न्यू लाइन कैरेक्टर्स क्या होते हैं कि मैंने लाइन लिखी कि आई लव पाइथन, ठीक है? मैं नेक्स्ट लाइन में गया, मैंने लिखा आई लव सी प्लस प्लस। अब ये नेक्स्ट लाइन में आ गया, ये पाइथन को कौन बताता है? ये पाइथन को यहाँ का एक कैरेक्टर बताता है। यहाँ पर हमारे पास स्लैश एन या स्लैश आर स्लैश एन, ये दोनों में से कोई एक होता है। कौन सा होता है वो हम अभी देखते हैं। बट ये हमें ये बताता है ये कैरेक्टर कि भैया लाइन खत्म हो गई है, नेक्स्ट लाइन पे चले जाओ अब। तो इसको व्हाइट स्पेस कैरेक्टर बताता है। तो हम देख लेते हैं कैसे काम करते हैं। अ, पहले स्पेस हमें पता है, स्लैश टी का करता हूँ। तो पहले मैं देखो प्रिंट करता हूँ आई लव पाइथन। तो आप देखोगे कि मेरे पास स्पेस प्रिंट हुई है। मुझे दिख नहीं रही है लेकिन यहाँ पर कुछ है, एक खाली जगह है। कल जब हम लोग डिक्शनरी काउंटिंग वाला कर रहे थे, मतलब कि कौन से कैरेक्टर कितनी बार अकर हुआ है, तो उसमें हम लोगों ने देखा था कि स्पेस की भी एक वैल्यू थी, कि स्पेस हमारा कितनी बार आया है। ठीक है? अब मैं दिखाता हूँ आपको प्रिंट आई लव और स्लैश टी पाइथन। इसको सिंगल कोट में कर देते हैं। तो अब आप देखोगे दोनों के आउटपुट में क्या डिफरेंस है। अब देखोगे स्लैश टी में मेरे पास स्पेस ज़्यादा है। यहाँ पर मेरे पास 1, 2, 3, ये यहाँ पर 3 स्पेसेस ले रहा है। बट मतलब कि हाँ, वो डिपेंड करता है आप कितना होता है, बट टैब ज़्यादा ही स्पेस है, स्लैश स्पेस सिंगल स्पेस है। एक कैरेक्टर की जगह आपका स्पेस लेता है, स्लैश की आपका ज़्यादा कैरेक्टर्स की जगह लेगा। यहाँ पर मेरे पास सिर्फ 1 था, यहाँ पर मेरे पास अब 3 आ गए। ठीक है?
फिर मैं ये दिखाता हूँ कि प्रिंट आई लव पाइथन स्लैश एन आई लव सी प्लस प्लस। तो यहाँ पर आप देखोगे मैंने पाइथन को कहीं बताया नहीं कि भैया स्लैश न्यू लाइन डालनी है, बट ये जो स्लैश है ना ये बता रहा है कि न्यू लाइन कि ये यहाँ तक टाइप करो उसके बाद नई लाइन पे चले जाओ। ठीक है। आ, मैं स्लैश आर स्लैश एन भी दिखा देता हूँ। मेरे ख्याल से वो अब चलना तो नहीं चाहिए, बट हाँ वो भी काम कर रहा है। पाइथन मतलब कंपैटिबल है तो वो कर लेता है, बट अगर आप सी में काम करते हैं तो आप अगर मैक के लिए कोड लिख रहे हैं तो आपको अलग लिखना पड़ता है, और विंडोज के लिए लिख रहे हो तो आपको अलग चीज लिखनी पड़ती है। थी, अभी नहीं है। तो ये जो है ना न्यू लाइन कैरेक्टर, जैसे न्यू लाइन कैरेक्टर्स हो गया तो स्लैश एन हो गया, तो स्लैश एन आपको दिखेगा नहीं, यहाँ पर दिखेगा नहीं, बट ये यहाँ पर है बताने के लिए कि यहाँ से नई लाइन शुरू हो गई है। स्लैश आर स्लैश एन है वो बताने के लिए है कि स्लैश टी है ज़्यादा स्पेसेस के लिए, और स्पेस है सिंपल। तो अब होता क्या है, पहले इसका अंदर देख लेते हैं कि स्लैश आर स्लैश टी और स्लैश एन में, सॉरी स्लैश एन क्या होता है। ठीक है। तो बेसिकली क्या होता था पुराने ज़माने में, सबसे पहले मैं क्या करता था स्लैश आर। ठीक है। स्लैश आर क्या कहता था कि आप जैसे मेरे पास एक लाइन लिखी हुई है, ठीक है, आप इस लाइन पर हो। स्लैश आर कहता था कि इसी लाइन के स्टार्ट में आ जाओ। तो स्लैश आर क्या कहता था, बिगिनिंग ऑफ करंट लाइन। जो टाइपराइटर्स जमाने से आए हैं हमारे पास कंप्यूटर, जब आए थे तो उसका मतलब बताया था कि सेम लाइन पर आप शुरुआत में आ जाओ। स्लैश एन जो होता था इसका मतलब होता था कि सेम पोजीशन पर न्यू लाइन पे जाओ। इसका क्या मतलब था कि मेरे पास ये लाइन लिखी हुई है, मेरा कर्सर अभी यहाँ पर है, ठीक है। अब न्यू लाइन का मतलब हो गया नेक्स्ट लाइन में उसी पोजीशन पर आ जाओ, इतनी जगह छोड़ दो। ठीक है, ये काम था स्लैश एन का पहले। ठीक है। तो जब विंडोज आया तो भाई विंडोज ने कहा कि अगर मुझे यहाँ लाइन खत्म करनी है और मुझे यहाँ से टाइप करना है तो मैं क्या करूंगा, मैं कहूंगा कि भाई पहले इसके टॉप पर आओ, इस लाइन की शुरुआत में आओ और फिर नेक्स्ट लाइन में आओ। क्योंकि स्लैश एन क्या करता था कि कर्सर को पहले लाइन की शुरुआत में ले जाओ, और स्लैश एन क्या करता था नेक्स्ट लाइन पे ले जाओ सेम पोजीशन पर। तो हमें पहले दो वर्क करने पड़ते थे, हमें पहले स्लैश आर स्लैश एन करना पड़ता था। बट अभी स्टैंडर्ड सेट हो चुका है, अभी ये सब चिंता करने की बात नहीं है। अभी जो स्लैश एन है उसी का मतलब है कि भैया यहाँ की नई लाइन की एकदम शुरुआत में चलेगा। तो ये पुराना आर्टिफैक्ट है टाइपराइटर के ज़माने से कि स्लैश आर स्लैश एन था, बट अभी आप स्लैश एन करोगे तो भी आप न्यू लाइन पे चले जाओगे। विंडोज़, लेकिन विंडोज़ में क्या होता है, आप लाइनेक्स, मैक, यूनिक्स, इनमें अगर आप स्लैश एन करोगे तो आप न्यू लाइन में चले जाओगे एकदम शुरुआत में। विंडोज़ में आप स्लैश एन लिखोगे तो जाओगे तो न्यू लाइन में शुरुआत में, बट वो उसको रिप्लेस कर देता है स्लैश आर स्लैश एन से। तो आप लिखोगे स्लैश एन, वो उसको इसमें बदलेगा और फिर वो उस फाइल को सेव करता है। क्यों करता है वो उसके उनके रीज़न हो सकते हैं, बट उन्होंने देखो विंडोज़ की सबसे अच्छी बात क्या है, बैकवर्ड कंपैटिबिलिटी। विंडोज़ इसीलिए चलता है कि आप उसके ऊपर अभी 90 विंडोज़ 98 का भी सॉफ्टवेयर लाके चला दोगे ना, चल जाएगा। तभी सारे सिस्टम आपके मोस्टली सब विंडोज़ पे डेवलप करते हैं कि मुझे पता है आज मैंने एटीएम बनाया है तो 15 साल बाद भी विंडोज़ उसका सपोर्ट मुझे देगा। हो सकता है कि ना दे, लेकिन अभी तक ऐसा चलता आया है कि विंडोज़ ने बैकवर्ड कंपैटिबिलिटी गज़ब दी है, गज़ब। मतलब लाइनक्स आपका फेल हो जाता है, मैक फेल हो जाता है, लेकिन विंडोज़ में आपके पुराने सॉफ्टवेयर चलते हैं, आज भी चलेंगे। तो ये एक तरह से बैकवर्ड कंपैटिबिलिटी का ही तरीका है। तो हम लोग बात कर रहे थे व्हाइट स्पेस कैरेक्टर्स की। तो व्हाइट स्पेस कैरेक्टर्स हमने देख लिया, अब होता क्या है? तो आपने एक सवाल पूछा था मुझसे कि ये स्ट्रिंग में मेरे पास एक फंक्शन होता है डॉट आर स्ट्रिप, ठीक है? एक मेथड होता है, ये क्या करता है? जैसे मेरे पास एक माई एसटीआर है तो मैं माई एसटीआर डॉट माई स्ट्रिप लिखूँगा तो क्या करेगा वो? तो एक एग्ज़ाम्पल के तौर पर मैं लिखता हूँ माई एसटीआर इक्वल टू आशुतोष सिंह, ठीक है? और मैं करता हूँ माई एसटीआर मतलब कि प्रिंट
my_str.strip। तो आपने कहा कि यार इसमें तो कुछ बदला ही नहीं, इसमें तो कुछ बदला ही नहीं, ठीक है। तो ये बदलता है। आर स्ट्रिप का मतलब क्या है? आर स्ट्रिप का मतलब है कि राइट साइड से, आर का मतलब है राइट, कि राइट साइड से, और स्ट्रिप का यूज होता है राइट साइड से रिमूव ऑल वाइट स्पेस कैरेक्टर्स। तो यहां पर क्या मेरे पास कोई वाइट स्पेस कैरेक्टर है? नहीं है। ना मेरे पास यहाँ पर स्लैश टी है, ना मेरे पास स्पेस है, ना मेरे पास स्लैश आर है, ना स्लैश एन है, ना स्लैश आर स्लैश एन। इनमें से कोई भी नहीं है मेरे पास। तो जब कुछ है ही नहीं तो ये हटाएगा क्या? जब हटाएगा नहीं तो जो भाई उसे इनपुट मिला था उसने इनपुट दे दिया। मैं एक काम करता हूँ, मैं आपको दिखाता हूँ इसका एग्जाम्पल, ठीक है। मैंने ये किया, पहले मैं करता हूँ इसकी प्रिंट लेन माई एस टी आर, और यहाँ पर मैं 3 स्पेसेस मैंने दे रखी हैं। तो आशुतोष सिंह 8 5 13 1 14 और 3 स्पेसेस का 17, इसकी लेंथ 17 आनी चाहिए। अब मैं इसको स्ट्रिप करता हूँ और माई एस टी आर टू इक्वल टू माई एस टी आर डॉट स्ट्रिप, ठीक है, सॉरी आर स्ट्रिप, और अब मैं इसकी लेंथ प्रिंट करता हूँ अपनी दूसरी स्ट्रिंग की 2। तो पहले की मेरे पास 17 आनी चाहिए, दूसरी की देखते हैं कितनी आती है। तो दूसरी की 14 आई। तो इसने आखिरी के 3 स्पेसेस हटा दिए हैं। अब मैं दोनों को प्रिंट करूंगा आपको कि दोनों तो सेम है। हाँ, दोनों सेम है क्योंकि, लेकिन उसकी लेंथ से मैं पता कर रहा हूँ कि हाँ भाई 3 कैरेक्टर इसने हटा दिए। तो आर स्ट्रिप का काम होता है राइट से, एल स्ट्रिप का काम होता है लेफ्ट से, और एक स्ट्रिप होता है उसका काम होता है लेफ्ट से भी करो राइट से भी करो, बीच के नहीं होंगे। स्ट्रिंग के बीच में कोई स्पेस है ये नहीं जाएगा, बट इसके पहले के स्पेस और इसके बाद के व्हाइट स्पेस कैरेक्टर्स वो सब चले जाएंगे। तो ये मैं एक व्हाइट स्पेस कैरेक्टर्स की बात करना चाहता था, जो अभी हो गया है। हाँ, ओके, व्हाइट स्पेस हो गए। इसके बाद अब मैं एक चीज़ जो डिस्कस करना चाहता था वो था मतलब कि कंबाइनिंग कंडीशनल स्टेटमेंट्स, कंबाइनिंग कंडीशनल स्टेटमेंट्स। इसका क्या मतलब था? इसका मतलब यह था कि हम लोगों ने जो देखा था, तो हम लोगों ने देखा था कि इफ a इज लेस देन 15, वे इज डबल इक्वल टू आशुतोष, मतलब कि हम लोगों ने कंडीशनल ऑपरेटर देखे थे, वो हम लोगों ने इंडिविजुअली देखे थे। हम लोग एक वेरिएबल की वैल्यू को किसी एक वैल्यू से चेक कर रहे थे, बट कई बार ऐसा होता है कि हम उस वैल्यू को कई मल्टीपल वैल्यू से चेक करना चाहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर, जैसे मैं मार्क्स की बात करता हूँ कि अ, जैसे मान लो मैं एक गेम बनाता हूँ, मैं गेम बनाता हूँ कि आपको गेस द नंबर करना है, ठीक है। गेस द नंबर करना है कि आपको 0 से 100 के बीच में गेस करना है एक बार। अब अगर आपका मतलब कि मान लो कि मैंने रैंडमली चूज़ कर लिया है कि आंसर है, जो रिज़ल्ट है, जो एक्चुअल नंबर है पर्दे के पीछे है, वो है 45, ओके, और आपने गेस किया 73। अब मैं चाहता हूँ कि अगर आपका डिफरेंस 5 पॉइंट के अंदर है, मतलब 45 है, तो अगर आपने 40 और 50 के बीच में कोई नंबर है तो आपको 100 रुपए मिलेंगे या 10 रुपए मिलेंगे। अगर आप का डिफरेंस 30 पॉइंट का है तो आपको कुछ नहीं मिलेगा। मतलब एग्जाम्पल अगर ये है, मतलब एग्जाम्पल यही है कि मुझे एक वैल्यू चेक करनी है, क्या वो इसके और इसके इससे बड़ी हो लेकिन इससे छोटी हो, ठीक है। मतलब कि मेरे पास एक वैल्यू है वो 70 से बड़ी हो लेकिन 80 से छोटी हो, ठीक है। तो मैं ऐसे तो लिख नहीं सकता, वैसे बेसिकली मैं ऐसे लिख सकता हूँ बट हम ऐसे लिखेंगे नहीं। क्योंकि हमने सीखा है खाली कि इफ a इज ग्रेटर देन 70, और हमने ये देखा है कि a इज लेस देन 80, बट हमने ये नहीं सीखा कि इन दोनों को जोड़ते कैसे हैं।
तो इन दोनों को जोड़ने के लिए हमारे पास 3 मेन होते हैं एंड, और नॉट। मतलब मेनली 2 ही होते हैं, नॉट हमारा उल्टा हो जाता है, जो भी ऑपरेटर है उसका अलग। तो देखता हूँ मैं कैसे करते हैं। पहले मैं ए को लेता हूँ, ए हो गया मेरा मान लो 75, ठीक है। तो मैं करता हूँ भाई प्रिंट ए इज़ ग्रेटर देन 70, मेरे पास ट्रू आ गया। और मैंने सीखा है क्या कि प्रिंट ए इज़ लेस देन 80। तो अब मुझे खाली ये चेक करने के लिए कि 70 से बड़ा हो और 80 से छोटा हो, इसके लिए मुझे 2 बार कंपैरिज़न कर, मतलब कि 2 लाइनें लिखनी पड़नी। पहले मुझे चेक करना पड़ता है कि इफ, अगर मैं इसे लिखूँगा तो मैं कैसे, इफ ए इज़ ग्रेटर देन 70, और अगर ये कंडीशन ट्रू है, फिर मुझे चेक करना है कि इफ ए इज़ लेस देन 80। ठीक है, तो मैं करूँगा प्रिंट ट्रू। ठीक है, तो ये मेरा ट्रू आ जाएगा। लेकिन यहाँ पर देखो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं 2 बार उस चीज़ को कर रहा हूँ। पाइथन इस चीज़ को अच्छा नहीं मानता है, वो कहता है कि कोड ईज़ी होना चाहिए रीड करने के लिए। तो इसी के लिए पाइथन में 3 हमारे पास हैं, एंड, और नॉट। तो एंड क्या करता है, एंड का काम क्या है? एंड कहता है कि कंबाइन 2 कंडीशंस एंड रिटर्न ट्रू इफ बोथ ऑफ देम आर ट्रू। ठीक है, 2 को कंबाइन करो और तभी ट्रू रिटर्न करो जब दोनों ट्रू हों। और कहता है कि कंबाइन 2 कंडीशंस एंड रिटर्न ट्रू इफ एनी वन, इफ एटलीस्ट वन ऑफ देम इज ट्रू। मतलब दोनों में से कोई भी एक ट्रू होगी तो मेरा और ट्रू को रिटर्न कर देगा। और नॉट होता है, ये कंबाइन करने के लिए नहीं है, ये है बेसिकली आपका रिवर्स करने के लिए कि रिटर्न ट्रू इफ कंडीशन इज फॉल्स, एल्स, और रिटर्न फॉल्स इफ कंडीशन इज ट्रू। तो हम इन दोनों को तीनों को देखते हैं। तो देखो पहले मुझे चेक करना था कि भाई 70 से बड़ा हो, और और पाइथन का और हिंदी का और अंतर है। हिंदी का और पाइथन का एंड होता है, ये दोनों होने चाहिए। तो मैं कैसे लिखूंगा, इफ ए इज ग्रेटर देन 70 और एंड सब छोटे में, ए इज ग्रेटर देन 80, प्रिंट ट्रू। जब मुझे चेक करना था कि 70 से बड़ा हो और 80 से छोटा हो, तो देखो मैंने एक ही लाइन में लिख दिया और आप इतने आसानी से पढ़ सकते हो। 2 कंडीशन को मैंने कंबाइन कर दिया। ठीक है, अब दूसरा है मेरा और का, कि और मतलब होता है कि या फिर, या तो ये या तो वो। ठीक है, या तो ये या तो वो। तो जैसे मैं स्कॉलरशिप के लिए जाता हूँ तो या तो आपके 90% से ऊपर हो, या फिर आपका टेस्ट में स्कोर या तो 12th में आपके 90% से ऊपर। तो मैं कर देता हूँ क्या कि 12 मार्क्स, ये मैंने कर दिया है 80, और जो मेरा स्कॉलरशिप टेस्ट होता है मैंने टेस्ट स्कोर में दे दिया है मैंने अपना 89। तो मेरी कंडीशन हो गई कि या तो आपके 12th के मार्क्स 90 से ऊपर हो, या फिर आपका टेस्ट स्कोर 80 से ऊपर हो। ठीक है, या तो आप 12th में अच्छे नंबर ले आओ, या फिर जो हमने टेस्ट किया उसमें आप काफी अच्छे नंबर ले आओ। तो मैं लिखूंगा क्या, इफ अंडरस्कोर 12 मार्क्स ग्रेटर देन 90 और टेस्ट स्कोर इज ग्रेटर देन 80, to print scholarship granted, print scholarship granted। तो ये देखोगे इसमें मेरे पास 12 मार्क्स 80 से कम थे, 90 से कम थे, लेकिन टेस्ट स्कोर मेरे पास 80 से ज़्यादा था, इसलिए दोनों में से कोई भी एक कंडीशन चेक हो गई है, वो ट्रू हो गई कंडीशन। और तीसरा होता है नॉट वाला जो था, तो नॉट वाले में आपकी कंडीशन ट्रू होती है तो फॉल्स। जैसे मेरा टेस्ट स्कोर ग्रेटर देन 89 है, तो मैं लिखूंगा इफ नॉट टेस्ट स्कोर, सॉरी, अंडरस्कोर 12 मार्क्स greater than 90, print marks not above 90।
तो इसमें देखो इसने क्या किया, पहले तो ये सिंपल अपनी कंडीशन इवैल्यूएट करता है। 12 मार्क्स ग्रेटर देन 90, तो है भाई 80 ग्रेटर देन 90 है? नहीं है। तो ये आ गया फॉल्स। इसके आगे लगा है नॉट, ये नॉट फॉल्स मिलके हो गया ट्रू। तो ये कंडीशन क्या बन गई पूरी? ट्रू। तो इफ ट्रू देन एग्जीक्यूट दिस। तो नॉट का हम लोग यूज़ करते हैं कई बार, जैसे कि मुझे चेक करना है कि हम लोगों ने इन देखा था ना, तो हम लोग करते हैं नॉट इन। अगर मुझे चेक करना है कि कोई वैल्यू क्या लिस्ट में नहीं है, डिक्शनरी में नहीं है, तो मैं नॉट इन यूज़ कर सकता हूँ। तो ये 3 थे मेन, मैं बताना भूल गया था। एंड और नॉट, तो इनका यूज़ ये होता है। लास्ट टॉपिक जो है वो है स्कोप इन पाइथन। स्कोप इन पाइथन क्या होता है? स्कोप बेसिकली होता है कि आपकी हर वैल्यू, मतलब जितनी भी चीज़ें आप डिफाइन करते हो उनसे रिलेटेड होता है कि उनकी इम्पोर्टेंस कहाँ तक है। ओके, उनकी इम्पोर्टेंस कहाँ तक है। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे मैंने ए बनाया, तो मैंने ए इक्वल टू 10 लिया है, ठीक है। एक प्रोग्राम में कहीं पर मैंने इक्वल टू 10 लिया है, तो ये मेरा ए इक्वल टू 10 कब तक मेंटेन रहेगा, कब तक ये मेमोरी में रहेगा। तो ये होता है कि स्कोप इक्वल टू, सॉरी, हाउ लॉन्ग इन मेमोरी। तो बेसिकली हमारे पास 2-3 तरह के स्कोप्स होते हैं। एक हो जाता है मेरा कि भाई अब पूरा प्रोग्राम स्कोप, कि जब तक प्रोग्राम चलेगा तब तक वो रहेगा, कि जब तक है जान प्रोग्राम की तब तक मेरे वेरिएबल की भी जान रहेगी। दूसरा हो जाता है फंक्शन स्कोप। फंक्शन स्कोप, या फिर इसे कहते हैं, मैं सिंपल कहता हूँ इसको ब्लॉक स्कोप। ब्लॉक स्कोप क्या होता है कि जहाँ पर भी आपने डबल कोलन लगाया है, ठीक है? तो हम लोग इफ में लगा सकते हैं, फॉर में लगा सकते हैं, आगे हम लोग देखेंगे कि विद में लगा सकते हैं। तो अगर आपने कोई वेरिएबल यहाँ डिफाइन किया है, तो ये वेरिएबल यहाँ डिफाइन होने के बाद जैसे ही आप इस ब्लॉक के बाहर आते हो, वैसे ही इस वेरिएबल की वैल्यू खत्म हो जाती है। या आप इसकी वेरिएबल की वैल्यू को भरोसा नहीं कर सकते हो, खत्म तो हो ना हो बट भरोसा नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि आपने इसको ब्लॉक के अंदर बनाया है, तो आइडियली ये ब्लॉक खत्म होते ही खत्म हो जाना चाहिए। तो इसको समझने का तरीका क्या है कि मैं एक प्रोग्राम बनाता हूँ, ठीक है? अ, मैंने प्रोग्राम बनाया, मैंने ले लिया कि रेट इक्वल टू 10.5, सॉरी 10, और यूज़र से मैंने इनपुट लिया, तो भाई मैंने हो गया कि भैया इंटरेस्ट इक्वल टू इनपुट, और इसको मैं इंटीजर में भी बदल लिया, और टाइम इक्वल्स टू इंट ऑफ इनपुट मैंने लिया। अ, फिर यहाँ पर मैंने एक फंक्शन बनाया अपना, कौन सा? डेफ कैल कैलकुलेट इंटरेस्ट, ठीक है। और इसमें मैंने ले लिया अपना, और सॉरी ये पहले मैं प्रिंसिपल लेता हूँ, प्रिंसिपल। इसमें मैंने ले लिया प्रिंसिपल कॉमा टाइम। अब देखो, अब मैं यहाँ पर अगर मुझे इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है, तो प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम डिवाइड बाई 100, और मैं कर दूंगा रिटर्न इंटरेस्ट। अब अगर आप ध्यान दोगे, अगर मैं इसको अच्छा कॉल भी कर लेता हूँ मैं कि भैया कैल्क इंटरेस्ट में कर लेता हूँ, ठीक है। तो पहले मैं अपना 1000 रुपये भैया अपना मूलधन दे देता हूँ, और 10% में इंटरेस्ट दे देता हूँ, तो उसके हिसाब से मेरा, सॉरी, प्रिंट कैल्क फंक्शन को मैंने कॉल ही नहीं किया, और इसको मैंने दे दिया प्रिंसिपल कॉमा टाइम। 1000 और 10, तो मेरा 5 साल 10% के हिसाब से 5 साल में मेरे को 1000 रुपये इंटरेस्ट पड़ेगा। टाइम मैंने अच्छा 10 साल दिया, 10 साल में मुझे अपना 1000 रुपये इंटरेस्ट पड़ जाएगा। तो आप देखोगे कि इस फंक्शन के अंदर, मैंने कहा ना फंक्शन में कुछ इनपुट जाता है, बट इस फंक्शन के अंदर मैंने रेट तो पास किया नहीं, तो मैं रेट कैसे यूज कर रहा हूँ? इस रेट की वैल्यू कहाँ से आ रही है? तो इस रेट की वैल्यू ऊपर से आ रही है, यहाँ से। क्यों? क्योंकि ये जो रेट है, ये देखो मतलब कि आप ये मान लो कि जुपिटर की हर सेल प्रोग्राम है, एक प्रोग्राम है,
ठीक है, वैसे जुपिटर की तो सारी सेल मिलकर एक प्रोग्राम बनाती है, बट अभी मान के चलो कि हर सेल एक प्रोग्राम है। तो मैंने एकदम शुरुआत में इसको लिख दिया, जब मैंने प्रोग्राम शुरू किया तब मैंने वेरिएबल डिफाइन कर दिया है। अब मैं बाद में जब यूज़ कर रहा हूँ, तो ये जहाँ से वेरिएबल मेरा आया है, ये उसको यूज़ कर ले रहा है। आइडियली क्या होना चाहिए कि मुझे रेट भी पास करना चाहिए। बट मैं जान रहा हूँ कि भैया रेट मेरा कहीं पर डिफाइंड है और उसकी वैल्यू मैं डायरेक्ट यूज़ कर लूँगा। तो ये हो जाता है मेरा प्रोग्राम स्कोप, कि मैंने अपना एक वेरिएबल प्रोग्राम में बना रखा है, अब मैं उसके बाहर उसको यूज़ कर सकता हूँ। ठीक है। अब यहाँ पर यही वेरिएबल देखो, मैंने इंटरेस्ट एक वेरिएबल बनाया है। क्या मैं इसको प्रोग्राम के बाहर यूज़ कर सकता हूँ? तो वो मैं देखता हूँ। ठीक। मैं सेम चीज़ करता हूँ, ठीक है? मैं सेम कोड को कॉपी करता हूँ और यहाँ पर मैं इसके बाद लास्ट में लिखता हूँ प्रिंट इंटरेस्ट। रन करते हैं हम लोग इस प्रोग्राम को, मेरे पास आता है 1010। तो ये देखो मेरे पास एक एरर आई, बहुत ही प्यारी सी एरर आई है। एरर क्या आई है? नेम एरर, नेम इंटरेस्ट नॉट डिफाइंड, इंटरेस्ट नॉट डिफाइंड। और क्यों नहीं है? क्योंकि इंटरेस्ट मैंने बनाया था अपना इस फंक्शन के अंदर, इस ब्लॉक के अंदर। मैंने कहा था ना, ब्लॉक जहाँ भी आपका कोलन आ गया, आप अगर उसके अंदर कोई वेरिएबल डिफाइन करते हो, तो उसका स्कोप अलग होता है, प्रोग्राम का स्कोप अलग होता है। प्रोग्राम में का जो स्कोप था, मैंने यहीं पर रेट मैंने पहले डिफाइन कर दिया था, जब प्रोग्राम की शुरुआत हुई थी। तो इसको तो ये मुझे हर जगह मिलेगा। बट यहाँ पर इंटरेस्ट मैंने ब्लॉक के अंदर डिफाइन किया है, तो ये मुझे बाहर नहीं मिल रहा है। तो इसको ऐसे भी तरीका समझो, क्योंकि पाइथन में इंडेंटेशन चलता है, तो मान लो मैंने लाइन बनाई। जो वेरिएबल मैंने इस लाइन पे डिफाइन किए हैं, वो मुझे मैं यहाँ पर भी यूज़ कर सकता हूँ, यहाँ पर भी यूज़ कर सकता हूँ, यहाँ पर भी यूज़ कर सकता हूँ। लेकिन इंटरेस्ट अगर देखो, तो रेट मैंने सॉरी इसको मैं हटाता हूँ इधर, ठीक है। देखोगे तो रेट मैंने बाहर डिफाइन किया था, तो रेट को मैं यहाँ यूज़ कर ले रहा था। ठीक है, मैं कलर चेंज करता हूँ। इंटरेस्ट मैंने यहाँ डिफाइन किया था, तो मैं इसको इसके लेफ्ट में यूज़ नहीं कर पा रहा हूँ। ये देखो, ये जो लाइन लिखी है मेरी, ये रेड से शुरू हो रही है ना, इस ब्लॉक के बाहर है, तो इसको मैं यूज़ नहीं कर पा रहा हूँ। तो आप ऐसे ध्यान रखो, क्योंकि प्रोग्राम लेवल पर है, मतलब कि जो आपने शुरुआत में डिफाइन किया है, उसको आप इंटरनली तो यूज़ कर सकते हो। यहाँ, यहाँ, यहाँ यूज़ कर सकते हो। बट अगर आपने कुछ यहाँ डिफाइन किया है, तो ये यहाँ, यहाँ, यहाँ तो जा सकता है, यहाँ पर जैसे ही जाओगे वो अलग हो जाएगा। यही एक स्कोप होता है जो कहते हैं, मतलब मैंने कोई इसकी फॉर्मल डेफिनेशन ना मैंने पढ़ी है, ना मैं किसी को बताता हूँ। फॉर्मल डेफिनेशन यही है कि आपको पता होना चाहिए कि आपने जो वेरिएबल डिफाइन किया है, वो कहाँ पर आप यूज़ कर सकते हो और कहाँ पर यूज़ नहीं कर सकते। रेट मैंने बाहर किया था, तो मैं उसको अंदर यूज़ कर सकता हूँ। बट इंटरेस्ट मैंने अंदर बनाया था, तो मैं इसको अब इसके अंदर कोई इफ ब्लॉक होता, तो मैं यहाँ पर इंटरेस्ट आराम से यूज़ कर सकता था। मेरे कोई एरर नहीं आती। बट मैं इसको इसकी लिमिट्स के बाहर यूज़ कर रहा हूँ। राइट में जाओगे, ओके है, लेफ्ट में जाओगे तो ओके नहीं। जहाँ पर भी आप लाइन देख लो, उस वेरिएबल डिफाइन किया है, तो वो वेरिएबल उसी के अंदर उसी के राइट साइड में होना चाहिए, उसके पहले आप यूज़ नहीं कर सकते। इसीलिए मैंने कहा कि मेन 2 होते हैं मेरा, एक होता है प्रोग्राम स्कोप और एक होता है ब्लॉक स्कोप। कि अगर आपने कोई वेरिएबल किसी ब्लॉक में डिफाइन किया है, तो वो आप उसी ब्लॉक के अंदर यूज़ कर सकते हो, उसे आप उस ब्लॉक के बाहर नहीं ले जा सकते। सी, सी प्लस में ये चीज़ आसान हो जाती थी, मतलब कि हम लोग इस पैरेंथेसिस के अंदर करते थे, तो अगर आपने कोई वेरिएबल इस पैरेंथेसिस के अंदर किया है, तो आप इसी के अंदर यूज़ कर सकते हो। सेम चीज़ यहाँ पर है, यहाँ पर पैरेंथेसिस नहीं होती, यहाँ पर ब्लॉक होता है और इंडेंटेशन होता है। तो आप राइट साइड तो जा सकते हो इंडेंटेशन में, बट लेफ्ट साइड नहीं। तो ये था मेन स्कोप का कॉन्सेप्ट। तो अगर कभी ऐसी एरर आती है, तो पता होना चाहिए क्या चीज़ है। एक फाइनल चीज़ जो रह गई है, वो मैं डिस्कस करना चाहता हूँ, रेंज फंक्शन। अ, रेंज बेसिकली एक ऐसे इटरेटर होता है, बट इसे अभी आप ऐसे यूज़ करो एक फंक्शन की तरह, मतलब कि ये आपके पास एक फंक्शन है जो कि पैरेंथेसिस लगी है। रेंज का क्या काम होता है? रेंज आपको रेंज के अंदर आप वैल्यूज़ दे सकते हो। जैसे मैंने वैल्यू दे दी 5, ठीक है? तो ये मुझे एक रेंज टाइप का ऑब्जेक्ट दे देता है, इसको मैं लिस्ट में बदल सकता हूँ। अ
इसको मैं दिखाता हूँ इसके अंदर क्या होता है। इसके अंदर बेसिकली क्या होता है कि आपके अंदर 0 से लेकर 5 तक की सारी वैल्यूज़ आ जाती हैं। तो रेंज में अगर आप एक सिंगल वैल्यू देते हो, ठीक है, n, तो ये आपको देता है 0 से लेकर n-1 तक की वैल्यूज़, ठीक है। रेंज में आप 2 वैल्यू दे सकते हो। आपने दे दिया m, n और इसमें कंडीशन है कि m इज़ ग्रेटर देन सॉरी n इज़ ग्रेटर देन m। तो ये आपको m, m+1 एंड सो ऑन से लेकर n- तक की वैल्यूज़ दे देता है, ठीक है। और इसमें आप तीसरी वैल्यू दे सकते हो कि रेंज स्टार्ट, एंड, जंप। तो स्टार्ट एंड जंप क्या है? ये मेरा वही स्लाइसिंग वाला ही कॉन्सेप्ट है कि अगर मैंने दे दिया 12, 24, 2, तो ये मुझे वैल्यूज़ देगा 12, 14, 16, 18, 20। तो मैं जंप भी करा सकता हूँ। रेंज आपको खाली 2 नंबर्स के बीच में कोई वैल्यू दे देता है। तो अगर आप एक वैल्यू देते हो तो वो मानता है कि नंबर 0 से शुरू हो रहा है। स्टार्ट की वैल्यू 0 है, ठीक है। तो मैं दूसरा करता हूँ लिस्ट ऑफ रेंज जैसे 12, 24 दिया मैंने, ठीक है। 2 नंबर दिए, तो देखो मुझे 12 से लेकर 23 तक की सारी वैल्यूज़ दे देगा। और मैं इसमें जंप भी करा सकता हूँ कि 2 दे दिया मैंने, तो 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24 नहीं आएगा क्योंकि 23 तक की रेंज आती है। जंप मैं नेगेटिव में भी करा सकता हूँ, बट लाइक द कॉन्सेप्ट इन स्लाइसिंग आपको नंबर बड़े लेने पड़ेंगे। आप रिवर्स में भी जा सकते हो। कैसे जा सकते हो? 24, 12 और -1, तो ये 24 से लेकर 13 तक जाएगा। एंड से एक कम, ये बात हमेशा ध्यान रखना। तो रेंज का हम यूज़ क्या करते हैं? फॉर लूप में हम लोग रेंज का सबसे ज़्यादा यूज़ करते हैं कि जैसे मुझे 10 बार लूप चलाना है, तो मैं कर देता हूँ फॉर आई इन रेंज 10, ठीक है। अब मेरे अंदर रेंज आई के अंदर 0, 1, 2, 3 वैल्यूज़ आ जाएगी, बट मुझे जो भी काम 10 बार करना है, मैं वो कर सकता हूँ। प्रिंट आई लव पाइथन, ये मेरा 10 बार प्रिंट हो जाएगा। तो यहाँ पर मुझे कोई व्हाइल लूप की तरह कोई काउंटर रखने की ज़रूरत नहीं है, कोई काउंट वेरिएबल रखने की ज़रूरत नहीं है, उसकी कंडीशन चेक करने की ज़रूरत नहीं है। मुझे लूप 10 बार चलाना है, तो मैंने लूप 10 बार रेंज 10 कर दिया, तो मेरा 10 बार, तो ये मुझे क्या देता है? ये मुझे 10 बार एक 10 आइटम की लिस्ट देता है और वो लिस्ट मैं चला देता हूँ। और कहाँ एग्ज़ाम्पल होता है रेंज का कि जैसे मान लो मुझे जितनी मेरे पास स्ट्रिंग में लेंथ है उतनी बार चलाना है। तो फॉर आई इन रेंज लेन ऑफ आशुतोष, जितने भी है, जितनी बार मेरा है, जितने कैरेक्टर्स मेरे उसमें हैं, तो कैरेक्टर्स मेरे लेंथ से आ जाएँगे और उसको मैंने रेंज में पास कर दिया। रेंज में पास करने के बाद जितनी बार मुझे जितने मेरे कैरेक्टर्स हैं उतनी बार मेरा ये लूप चल जाएगा। तो 8 बार हो जाएगा। तो मैं कर देता हूँ प्रिंट आई लव पाइथन। मेरा भी 8 बार प्रिंट हो जाएगा। अच्छा, एक बात ध्यान देने वाली बात ये है, कि जैसे हम लोग स्ट्रिंग में करते थे, तो हमें कैरेक्टर मिल जाता था, लिस्ट में करते थे, तो हमें इस वेरिएबल में अपना ऑब्जेक्ट मिल जाता था। इसमें मुझे क्या मिलता है? तो इसमें मुझे सिंपल जो मेरे पास 0 से 1, 2, 3, 4 जितने नंबर होते हैं, वो रेंज जिस लिस्ट को बनाएगा, उस लिस्ट को के नंबर से दे देगा। तो अगर मैं प्रिंट करता हूँ, तो देखो मेरे पास 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 आ गया। क्यों आया है? क्योंकि आशुतोष की लेंथ क्या हो गई? 8। फ़ॉर्मूला क्या बन गया? रेंज ऑफ 8। रेंज ऑफ 8 कहाँ से जाएगा? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 7 और वही चीज़ मेरे पास यहाँ पर प्रिंट आ गई है। तो ये था मेन हमारे जो टॉपिक्स रह गए थे, टपल, व्हाइट स्पेस कैरेक्टर्स, एंड और नॉट, रेंज और फंक्शन स्कोप या प्रोग्राम स्कोप। तो ये आज हमारे खत्म हो गए हैं। अब हम लोग कल से नए टॉपिक्स मतलब थोड़ा सा प्रोग्रामिंग के ऊपर और बेटर प्रोग्रामिंग कैसे कर सकते हैं उन सब के ऊपर बात करेंगे और उनके बारे में पढ़ेंगे। तो आज की क्लास इतनी ही है। थैंक यू और कीप लर्निंग।